हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज़ बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रारंभ सीरीज का कारवा स्टार्ट हो चुका है और हम बात कर रहे थे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और उन सभी प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छी तरीके से रिवाइज करें, नोट्स बनाएं। और अगर अभी तक आपने प्रीवियस 4 चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 को, तो उनको भी प्लेलिस्ट में जाके आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट रहे तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। ऐसे ही वीडियोस आपके लिए आगे भी आती रहेगी प्रारंभ सीरीज में, जिसमें हम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। तो एक बार फटाफट से हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या पढ़ लिया था। हमने ऑर्गेनाइजिंग के मतलब को समझा था कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस को हमने समझा था। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हमने समझा था। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात करी थी, जिसमें हमने डिविजनल स्ट्रक्चर के फीचर्स, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को समझा था, उसकी सूटेबिलिटी को देखा था। फंक्शनल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, उसके फीचर्स, उसके मेरिट्स, उसके डीमेरिट्स, उसकी सूटेबिलिटी को हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने दो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी। फर्स्ट वन इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने उसके फीचर्स, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को समझा था। और फिर लास्ट हमने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, जिसमें हमने उसके फीचर्स, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करी थी। उसके बाद लास्ट क्लास में हमने बात करी थी बेटा डेलीगेशन की। डेलीगेशन का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर को डेलीगेट करना, शेयर करना या डिवाइड करना। उससे हम क्या कहते हैं, डेलीगेशन। और देयर आर 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। फर्स्ट वन इज अथॉरिटी, second one is responsibility, and the third one is accountability. These are the 3 main elements of delegation, which are authority, responsibility and accountability. और इसे ही हमें आज के इस लेक्चर के अंदर क्या करना है बेटा, पढ़ना है। So the first element of delegation is authority. Authority refers to the right of an individual to command his subordinate and to take decision within the scope of its position. Authority का मतलब क्या होता है? Authority एक इंडिविजुअल का राइट है तो कमांड इज सबॉर्डिनेट, यानी कि एक सुपीरियर सबॉर्डिनेट को कमांड देता है ताकि वो डिसीजन ले सके अपने स्कोप के अकॉर्डिंग। अथॉरिटी जो होती है वो सुपीरियर से सबॉर्डिनेट की तरफ क्या करती है, ट्रांसफर होती है, यानी कि क्रिएट्स रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट, जहां पे सुपीरियर कुछ कम्युनिकेट करता है अपने सबॉर्डिनेट को। याद रखना, अथॉरिटी हमेशा टॉप वर्ड से डाउनवर्ड की तरफ फ्लो करती है, यानी कि वर्टिकल फ्लो करती है। अथॉरिटी जो होती है, यानी कि जो काम है वो सुपीरियर से सबॉर्डिनेट को दिया जाता है। आपको समझना पड़ेगा बेटा, तो अथॉरिटी एक ऐसी चीज है जो डाउनवर्ड फ्लो करती है, यानी कि टॉप लेवल के जरिए लोअर लेवल पे आती है। यानी कि सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स को जब कोई काम देता है या कोई पावर देता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, अथॉरिटी कहते हैं। तो इट फ्लोज डाउनवर्ड्स। सेकेंड इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए, सुपीरियर ने जो सबॉर्डिनेट को काम दिया है, उस काम को, उस ड्यूटी को पूरी करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास आ जाती है बेटा, उस सबॉर्डिनेट के पास आ जाती है। तो यहाँ पे भी एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में, क्योंकि यहाँ पे सबॉर्डिनेट जो है बाउंड हो चुका है उस काम को करने के लिए जो कि सुपीरियर के जरिए से असाइन किया गया है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमेशा अपवर्ड फ्लो करती है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल कौन है, सबॉर्डिनेट। किसको लेकर रिस्पॉन्सिबल है, सुपीरियर को लेकर। समझिए, अथॉरिटी तो सुपीरियर ने सबॉर्डिनेट को दी कि देखो मैं आपको अथॉरिटी दे रहा हूँ, ये अथॉरिटी कौन दे रहा है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट को दे रहा है, यानी कि काम उसे दे रहा है। अब जो काम सबॉर्डिनेट को मिला है, जो ड्यूटी उसे मिली है, उस ड्यूटी को परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सबॉर्डिनेट की। तो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमेशा अपवर्ड फ्लो करती है, क्योंकि सबॉर्डिनेट जो होता है वो हमेशा रेस्पॉन्सिबल होगा किसको लेकर, सुपीरियर को लेकर। सो सबॉर्डिनेट विल ऑलवेज बी रेस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर। तो अथॉरिटी जो है डाउनवर्ड की तरफ फ्लो करती है, सुपीरियर से सबॉर्डिनेट, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है अपवर्ड फ्लो करती है, यानी कि सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर। एंड द थर्ड वन इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है फाइनल आउटकम को लेकर आंसर देना, कि फाइनल आउटकम क्या आया। जब अथॉरिटी को एक बार डेलीगेट कर दिया गया सुपीरियर से सबॉर्डिनेट को, और रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली बेटा सबॉर्डिनेट ने, तो अब आप अकाउंटेबिलिटी को डिनाई नहीं कर सकते। मतलब अब आपको फाइनल आउटकम पे बात करनी पड़ेगी। इससे डेलीगेट नहीं किया जा सकता, अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं किया जा सकता। और ये भी अपवर्ड फ्लो करती है, क्योंकि अब सबऑर्डिनेट को फाइनल आउटकम के बारे में सुपीरियर को बताना है कि उसने काम कैसा किया और किस तरीके से किया। तो ये भी अपवर्ड फ्लो करता है। अकाउंटेबिलिटी भी जो है वो क्या है बेटा, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर को फ्लो करती है। गेटिंग माय पॉइंट। सो इन कंक्लूजन इट कैन बी स्टेटेड दैट व्हाइल अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, अथॉरिटी को डेलीगेट किया जा सकता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी को एज्यूम किया जाता है, बट अकाउंटेबिलिटी को इम्पोज किया जाता है। मतलब आप इससे भाग नहीं सकते, आप अकाउंटेबिलिटी को डिनाई नहीं कर सकते। आपको जो काम दिया है उससे रिलेटेड जो फाइनल आउटकम है उसके बारे में जवाब आपको सुपीरियर को देना पड़ेगा। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है अथॉरिटी से निकली है,
और अकाउंटेबिलिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकलती है। मतलब अथॉरिटी से निकली रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकली बेटा कौन? अकाउंटेबिलिटी। आई होप आपको तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे कि अथॉरिटी क्या होता है जो डाउनवर्ड फ्लो करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो करती है और अकाउंटेबिलिटी भी अपवर्ड फ्लो करती है। इसे आप मना नहीं कर सकते। अथॉरिटी से निकली रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकली बेटा कौन? अकाउंटेबिलिटी। आई होप आपको समझ में आई होगी। एक बार इसे पढ़ लीजिए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए। समझ गए बच्चों? चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेट जो हम करते हैं अथॉरिटी को, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, डेलीगेशन ये इंश्योर करता है कि सबऑर्डिनेट कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है वो मैनेजर के बिहाफ में कर रहा है, ताकि मैनेजर का वर्कलोड कम हो जाए और उसे ज़्यादा टाइम मिल पाए, ताकि वो इंपॉर्टेंट मैटर्स पे कॉन्सेंट्रेट कर पाए। इसलिए मैनेजर क्या करता है? अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करता है। फर्स्ट, डेलीगेशन के क्या क्या बेनिफिट है? इफेक्टिव मैनेजमेंट। जब आप एम्प्लॉयज़ को पावर देते हैं काम करने की, तो मैनेजर जो है अच्छी तरीके से काम कर पाता है, क्योंकि अब उसको ज़्यादा समय मिल गया है उन इंपॉर्टेंट टास्क पे काम करने के लिए जिसपे कंसंट्रेशन ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रीडम ऑफ डूइंग रूटीन वर्क प्रोवाइड्स देम विद अपॉर्चुनिटी टू एक्सेल इन न्यू एरियाज। तो जब उनको जो समय मिलेगा वो अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे और अपने मैनेजमेंट में इफेक्टिव क्रिएट हो पाएंगे। एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट। डेलीगेट जब आप करते हो अथॉरिटी को, तो सबऑर्डिनेट्स को अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि वो अपनी एबिलिटीज़ को दिखा पाए, अपने कैपेबिलिटी को दिखा पाए और अपने एक्सपीरियंस को दिखा पाए। इससे उनका स्किल्स डेवलप होते हैं, जिससे वो कॉम्प्लेक्स टास्क को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज्यूम करते हैं, जिससे उनके करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी आगे जाके ग्रो होती है। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। डेलीगेशन से क्या होता है? जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनके टैलेंटेड एम्प्लॉयज होते हैं, जब सुपीरियर टास्क देता है सबऑर्डिनेट को, तो सिर्फ वो वर्क को शेयर नहीं कर रहा है, बल्कि वो उसके ऊपर ट्रस्ट भी क्रिएट कर रहा है। तो सुपीरियर अपना ट्रस्ट क्रिएट करता है एक सबऑर्डिनेट के ऊपर, जिससे सबऑर्डिनेट को एक मोटिवेशन मिलता है और वो रेस्पॉन्सिबल होकर काम करता है कि मुझे 100% देना है, क्योंकि मैनेजर ने मुझे काम दिया है। जिससे उसका कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होता है और उसका मोटिवेशन भी इंप्रूव होता है। फैसिलिटेट्स ग्रोथ आएगा इसमें। Delegation helps in the expansion of an organization by providing ready workforce to task up leading position new ventures. Trained and experienced employees are able to play significant role in the launch of new profits by replicating the work which they have absorbed from existing units. डेलीगेशन से क्या होता है बेटा? ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंड भी होता है, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ने, सबऑर्डिनेट्स ने अच्छी अच्छी तरीके से काम को सीखा है, तो कोई नया प्रोडक्ट भी आप लॉन्च करना चाह रहे हो तो उसको भी हैंडल कर लेते हैं। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हिरार्की। डेलीगेशन जो होती है अथॉरिटी की, वो स्टैब्लिश करती है रिलेशनशिप सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में, जो कि एक मैनेजमेंट की हिरार्की बहुत ज़रूरी है। ये डिग्री है अथॉरिटी को फ्लो करने का, जिससे कि आपको पता रहता है कि आप किसको किसको रिपोर्ट करना है। और लास्ट है बेटर कोऑर्डिनेशन। डेलीगेशंस जब आप करते हो तो आपको हर एक इंडिविजुअल की उसकी पावर्स, उसकी ड्यूटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी अकाउंटेबिलिटी उसे पता होती है, जिससे कोई भी काम को आप दोबारा नहीं करते हो। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होता है, जिससे ऑप्टिमाइजेशन होता है रिसोर्सेज का और क्लियर पिक्चर मिलती है कि किसको क्या काम करना है और किस लेवल पे करना है। इस तरह की क्लैरिटी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन वाला माहौल क्रिएट करती है, जिससे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अच्छी तरीके से परफॉर्म हो पाते हैं। ये था फायदे डेलीगेशन के। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है बेटा, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। जल्दी ही मिलूंगा ऑर्गेनाइजिंग के लास्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ो। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर देना, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम पर मिलते रहें। कोई भी डाउट हो बेटा तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। ऐसे ही वीडियोस आपके लिए आगे भी आती रहेगी प्रारंभ सीरीज के अंदर। बस आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें।
जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।